हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इसको देखने के बाद हम लोग इसके गुणों को स्पष्ट कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 6 गुण को पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले 1-2 गुण को और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो बचे हुए गुण के बारे में अगर बात करें, ये भी दोनों गुण जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल में हमसे पूछता है ये इस तरह से क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा 2 गुण बचा हुआ था, वो एक गुण तो ये था कि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ पर किस तरह से आती हैं, ठीक है ना, कैसे प्रवेश करेंगी, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन दिमाग में उठ सकता है कि किसी पृष्ठ में हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को किस तरह से मापें, ठीक है ना। अर्थात मापन की प्रक्रिया और प्रवेश करने की प्रक्रिया, हम दोनों प्रक्रियाओं को आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो 7वें गुण के बारे में अगर बात करें, तो 7वें गुण के बारे में ये बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर किस तरह से होती हैं या किस तरह से प्रवेश करते हैं, हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो वैद्युत बल रेखाएं संख्या होती हैं, ये जो है पृष्ठ पर सदैव अभिलंबवत होती हैं। अच्छा, अभिलंबवत क्यों होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर देखो, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, वहां पे हमें प्रबल वैद्युत क्षेत्र मिलता है। और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कम होती हैं, वहां पे दुर्बल वैद्युत क्षेत्र अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत ही क्षीण होता है, ठीक है ना। तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, उस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी। अगर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है तो बहुत ही कम मात्रा में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर पाएंगी। अगर बहुत कम मात्रा में प्रवेश कर रही है तो वहां पे बहुत ही क्षीण वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। और अगर किसी क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं अधिक से अधिक मात्रा में जा रही है, इसका मतलब है वहां पे प्रबल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। हमें एक बात का याद रखना होगा कि हमें इस तरह से क्षेत्रफल को सेट करना है जिससे कि वैद्युत बल रेखाएं अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश कर सके। तो जैसे हम लोग अगर इससे अपने हाथ को देखें, तो हाथ को देखें तो देखो, इस तरफ से ऊपर से और नीचे से इस हाथ का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन अगर इधर से देखें इस हाथ का क्षेत्रफल केवल थोड़ा सा है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को गुजारे तो ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ से होकर के जाएंगे नीचे, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर से गुजारे तो 1 या 2 को छोड़ करके बाकी वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, ऊपर से आने पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक मात्रा में प्रवेश कर रही हैं, तो हम लोगों को ऊपर से देख रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल होगा। लेकिन इधर इधर की तरफ से देखें तो ये इधर की तरफ से क्या कर रही है, अर्थात ये समांतर है इसके, इस पृष्ठ के ये समांतर, इस पृष्ठ के ये लंबवत। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अगर लंबवत है तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होंगी, अधिक से अधिक मात्रा में इस पृष्ठ से गुजरेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम समांतर की बात करें, देखो इस पृष्ठ के समांतर की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं लगभग नगण्य मात्रा में जा रही, इससे गुजर करेंगे। तो हम लोग यही कह सकते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के सदैव कैसी होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए, तभी जाकर के हमें प्रबल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। तो हम लोग का पहला कोई आंसर निकल करके आया कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये पृष्ठ की सदैव वैसी होती हैं, अभिलंबवत होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो अगला गुण है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ की सदैव अभिलंबवत होती है। असमान क्योंकि समांतर इसलिए नहीं होती है कि समांतर में जब होंगी तो ये पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, अर्थात क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, इसलिए वहां पे क्षीण वैद्युत क्षेत्र होगा, अर्थात लगभग ना के बराबर वैद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए उस तरफ से गुजरने का कोई फायदा नहीं है।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के सदैव अभिलंब होती है। चलिए, एक तो बात पता चल गया कि ये किस तरह से प्रवेश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मापेंगे, ठीक है ना। तो जहां पे वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पे हम लोग ये कहते हैं कि वहां पर आवेश होगा, जिससे हम लोगों ने आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को बनते हुए देखा था। उसके लिए जो फार्मूला निकल करके आया था वो E बराबर था 1/4πε0 Q/r²। ये आवेश के कारण इसका निर्माण हुआ था। तो हम लोग जहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे आवेश जरूर उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो हम अगर किसी पृष्ठ में अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को काउंट करना चाहें कि 10 वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है या 1000 है या 10,000 है, तो उसको काउंट करने के लिए हमारे पास जरूरी एक फार्मूला होना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आवेश पता करेंगे, ठीक है ना। इसकी आवेश में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नए चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि होगा क्या कि उसका जो है क्षेत्रफल, उसका जो उसके क्षेत्रफल में जितने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रवेश करेंगी या उपस्थित होंगी उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। और उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/ε0, जो कि हम लोग ε0 को जानते हैं ये क्या होती है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जो कि हम लोग इसकी वैल्यू भी जानते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से, अगर किसी बंद पृष्ठ में हमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मापना है तो उस पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश होगा उसका 1 क्या हो जाएगा, उसके उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है ना। हम लोग ये कह सकते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होती है। और इसको हम लोग किससे काउंट करते हैं, फाई से काउंट करते हैं, अर्थात इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं कि कितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लास्ट का किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होती है। ठीक है, यही दो गुण हम लोगों का बचा हुआ था, जो कि आज हमारा हम लोगों का दोनों गुण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक अलग से एक बढ़िया वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अब हमारा जो वैद्युत बल रेखा हुआ वो कंप्लीट हुआ, बस 8 होते हैं, 8 में से आप 4 याद कर सकते हैं, चाहे जो आपकी इच्छा हो याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अच्छा, आघूर्ण से ही समझ में आ रहा है किसी चीज का घूमना, अर्थात किसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। द्विध्रुव का मतलब ये होता है द्विध्रुव, अर्थात उसके ध्रुव कितने होंगे, 2 ध्रुव होंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोगों को पता है जो वैद्युत होते हैं वो उनके 2 ध्रुव होंगे जनरली, जैसे कि हम लोग जानते हैं वैद्युत ये जो आवेश होता है, आवेश के कारण ही वैद्युत का निर्माण हुआ है। तो आवेश भी कितनी प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, यही आवेश के दोनों ध्रुव बनेंगे, ठीक है ना। इन्हीं दोनों ध्रुवों से मिलाकर के एक निकाय बनता है। 2 ध्रुवों को अर्थात जो धनावेश और ऋणावेश क्या करते हैं, ये सम्मिलित होकर के समान परिमाण बना करके एक क्या करते हैं, निकाय का निर्माण करते हैं और उस निकाय को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि केमिस्ट्री में NaCl होता है, ठीक है ना। जब NaCl का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो जब टूटता है अपने आयनों में तो Na++ Cl- में टूटता है, अर्थात Na जो है प्लस में होता है
और Cl किस में होता है, माइनस माइनस में होता है। तो आप हम लोग देखते हैं ये क्या करते हैं, आपस में टूटते हैं, ठीक है ना। तो आप हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझें। जैसे अपना क्या है, ये Na प्लस और Cl माइनस। अब हम लोग करते क्या है, इसको एक सर्कल में मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। होता क्या है, वैद्युत द्विआघूर्ण दो क्या करता है, दो आवेशों के, ठीक है ना, बीच की दूरी के, जैसे कि कहने का मतलब ये है, जो अपना वैद्युत द्विआघूर्ण होता है वो दो निकायों से मिलकर के बनता है। एक धनावेश होता है तो उसमें एक उसी परिमाण का क्या होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आया, ये कितनी दूरी पर एक दूसरे के स्थित होंगे। तो हम लोग करते क्या है, ये NaCl को जब आपस में मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। जब इनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में समीप लेकर के आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस सोडियम का, ये देखो सोडियम के ऊपर प्लस है, ठीक है ना, प्लस प्लस मान लेते हैं, ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये Cl माइनस का केंद्र है, अर्थात ये माइनस वाले पार्टिकल का केंद्र है, ये केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब होता क्या है, इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। जब इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जब समीप आएंगे ये कुछ इस तरह से एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ये अपना सोडियम है और ये अपना क्या है, क्लोरीन है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब इन दोनों केंद्रों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। देखो इसका भी केंद्र मिल गया, इसका भी केंद्र मिल गया। अच्छा देखिए, तो हम लोग ये जो केंद्र मिला, ये दो ध्रुव है, ये एक निकाय बना, ये जो अपना केंद्र, दोनों केंद्र मिला करके एक दूरी बनी है, ये होती है द्विध्रुव की दूरी। अर्थात दो ध्रुव है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है। तो यहाँ पे अपना देखें, इन दोनों केंद्रों को जब मिलाया गया, इनकी दूरी वैसे ही कम है, क्योंकि जब ये पास में आएंगे तो इनकी क्या होता है, जब कोई चीज दो पास में आते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, निरंतर घटती जाती है, ठीक है ना। और जब घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप हो जाते हैं। अब हम लोग दोनों केंद्रों को देखें, दोनों निकायों के केंद्रों को देखें तो अब एक दूसरे के समीप हैं, और इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है यही द्विध्रुव की दूरी होती है। और इस द्विध्रुव की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, 2L नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, 2L। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखो इसकी परिभाषा भी बहुत आसानी से निकल करके आ सकती है, ठीक है ना। पहले तो हम लोग ये समझेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव, किसको समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो ये इस पर क्या है, माइनस क्यू है, इस पर क्या है, प्लस क्यू है। तो ये जो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, इससे एक निकाय का निर्माण हुआ। और इस निकाय की दूरी क्या है, इस निकाय की जो दूरी 2L है, ये पहले से ही अल्पतम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्विध्रुव की दूरी होती है और ये दो क्या होते हैं, समान प्रकृति। कहने का मतलब क्या है, इनके परिमाण समान होंगे, अर्थात जितना आवेश इस पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा, बस इनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात अगर ये +10 कूलम आवेश होगा तो यहाँ पर कितना आवेश हो जाएगा, यहाँ पर -10 कूलम का आवेश होगा। अगर आप ये कहें यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -10 है, तो ऐसा निकाय अपना होगा नहीं, क्योंकि जो द्विध्रुव होता है वो समान आवेशों के परिमाण से ही बनता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है आवेशों का जो परिमाण होगा वो समान होगा, बस इनकी प्रकृति अलग अलग होंगी। और प्रकृति दो ही होती है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो याद रखना, इनकी दूरी क्या होती है, पहले से ही अल्पतम होती है। और यहाँ पे ये दो क्या करते हैं, इस निकाय से मिलकर के बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, एक ऐसा निकाय है, ठीक है ना, जिसमें दो समान परिमाण के आवेश तथा जिनकी प्रकृति विपरीत होती है, जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, हम ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात इसके दो ध्रुव हैं और ये आवेश से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा को लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत
द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अब डाई का मतलब होता है दो, इसके दो ध्रुव है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना हो, जिसकी दूरी क्या हो, अल्पतम हो, अर्थात इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम दूरी होती है। हम लोग ऐसे निकाय को नाम क्या देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित, अल्पतम दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल किसका देखा, NaCl का। जैसे NaCl, HCl, NH3, H2O, CO2 इत्यादि। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल को देखा, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें से कुछ द्विध्रुव आघूर्ण पहले से होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण बनाया जाता है और कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण पहले से ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें NaCl, HCl और H2O, ये सारे जो है ये पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। इसमें से जो ये CO2 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आओ पहले हम लोग क्या करते हैं, NaCl का तो हम लोग समझ ही चुके हैं। Na और Cl का जो केंद्र होता है, ये आकर्षण बल के कारण पास पास में आएगा। जब आकर्षण के बल के कारण पास पास में आता है, तो इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है, वही क्या होता है, द्विध्रुव की बीच की दूरी होती है, जिसे हम लोगों ने 2l बोला था, ठीक है ना। ये आगे 2l क्यों आया, इसके लिए हम लोग आगे भी देखेंगे कैसे ये 2l आया। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं H2O की, ठीक है ना। अगर H2O के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो H2O क्या करता है, कुछ इस तरह से O माइनस ये H प्लस हो जाएगा और इधर भी अपना H प्लस होगा, ठीक है ना। चलिए, ये प्लस इस प्लस का केंद्र तो ये द्विध्रुव नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये प्लस अर्थात ये माइनस है, ये प्लस है, इनके केंद्र देखें, इसका केंद्र कुछ यहाँ पे आ रहा है और इन दोनों का केंद्र देखें तो इनका केंद्र कुछ यहाँ पे आ रहा है, जो कि गलत हो जाता है। अर्थात एक ही पदार्थ के दो द्विध्रुव नहीं हो सकते, कहने का मतलब है एक इधर से एक इधर से। अर्थात हमें इस निकाय को ऐसे सेट करना है जिसका हमें परिमाण भी बराबर दिखे और इनके बीच की दूरी भी स्पष्ट हो जाए। तो अगर हम लोग देखें, इन दोनों धनावेशों के बीच की दूरी हमें यह जो मध्य दूरी दिखाई दे रही है, ये मध्य बिंदु कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अर्थात प्लस हम लोग यहाँ मान सकते हैं,
ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखें, इस दोनों प्लसों का केंद्र यहाँ पे हुआ और इसका केंद्र यहाँ पे हुआ, अर्थात O ऑक्सीजन का केंद्र यहाँ पे, हाइड्रोजन का केंद्र यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब करना क्या है, अगर यहां से देखें तो ये अपना माइनस है, O माइनस है, और ये क्या है, H अपना, एच बी इन दोनों का भी केंद्र है, और इनके बीच की दूरी कितनी लगभग है, हम लोग मान लेते हैं 2l, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी होगी, ठीक है ना। अर्थात ये जो निकाय होगा, ये निकाय अपना द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा, ना कि ये और ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन सेंटर का काम कर रहा है, ऑक्सीजन केंद्र का काम कर रहा है, तो कोई भी आवेश केंद्र का काम नहीं करता, क्योंकि दोनों आवेशों की केंद्र जो बीच की दूरी होती है, मध्य दूरी होती है, वो उस द्विध्रुव के बीच की दूरी का केंद्र होता है। तो यहाँ पे ये केंद्र ना होकर के इसका केंद्र क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली बनेगी, इसलिए हम लोग कहेंगे H2 में जो द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा, द्विध्रुव का निर्माण होगा, उसके बीच की दूरी ये 2l, ये इधर अपना शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए H2O का समझ में आ गया। अब हम लोग CO2 को समझते हैं, ये CO2 कैसे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है और ये बाद में बन जाता है। तो हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें तो ये अपना हो गया CO माइनस, और ये भी अपना O माइनस, ठीक है ना, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी प्लस, अपना मान लेते इधर माइनस। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो O माइनस, O माइनस, ठीक है ना, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, ध्यान से देखना, इनके बीच का जो केंद्र है वो C है, ठीक है ना। ये माइनस, यहां भी माइनस है, दो समान आवेशों में तो कभी द्विध्रुव आघूर्ण बनता नहीं है, अर्थात -10 कूलम, अगर -10 कूलम है तो क्या वो द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। चलिए ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना, क्या ये केंद्र इसकी दूरी बन सकती है, यही इसका अगला हम लोग देखें, ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, क्या यहाँ केंद्र बन सकता है, कभी नहीं केंद्र बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। संपाती होने के कारण ये क्या करेंगे, इनके सिमेट्रिक बराबर अर्थात संपाती हैं, तो ये इसलिए द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग करते क्या है, इन द्विध्रुव इसको द्विध्रुव आघूर्ण बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं सबको हम लोग क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण में डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको द्विध्रुव आघूर्ण में लेकर के डाला इस तरह से। अच्छा ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा है ये, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। चलिए अब हम लोग करते क्या है, ये जो कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन के पास जो ये प्लस है, ठीक है ना, इस प्लस को हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये जो धनावेश है, आपको ये भी पता है कि जो धनावेश की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेश होती है वो किसकी दिशा में होती है, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये देखो अपना यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया O माइनस, यहाँ भी अपना ये शिफ्ट हो गया क्या O माइनस, ठीक है ना। चलिए ये जो इनके ऊपर उपस्थित आवेश है, अब इनको शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना, ये तो निकाय बने हुए हैं, अब इनको देखो शिफ्ट करने के बाद कैसे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे आया, ये प्लस इससे कुछ दूरी पर ये यहाँ इधर की तरफ विस्थापित हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ होने वाला है, और जो अपना ये ऋणावेश है ये क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात अपना निगेटिव यहाँ पे होगा और पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, और इनके बीच की दूरी अल्पतम है, अर्थात ये जो बीच की दूरी अल्पतम है, इसी बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2l। तो ये अब ये देखो, ये जो अपना CO2 था, अब ये द्विध्रुव आघूर्ण, अब ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये बिना वैद्युत क्षेत्र में आए कभी भी द्विध्रुव का निर्माण नहीं करती है। लेकिन अपना जो HCl होता है, NaCl होता है, ये ऐसे निकाय हैं जो बिना वैद्युत क्षेत्र के ही क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो CO2 होता है
वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है और अपना HCl अपना कैसे वैद्युत ध्रुव का निर्माण करता है। याद रखना CO2 पहले से ही द्विध्रुव नहीं होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला करके उनके आवेशों को थोड़ी दूरी अल्पतम दूरी तक विस्थापित करके, और विस्थापित कैसे करते हैं इन वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, क्योंकि अगर इसके पास दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस उसके विपरीत दिशा में। जब ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर विस्थापित होते हैं अर्थात कुछ दूरी तक हटते हैं, तो वही जो उनके बीच की दूरी बनती है वही क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है ना। चलिए ये हम लोगों का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें इफेक्टिव क्या है, अर्थात इफेक्टिव मतलब ये है कि इसका हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, अर्थात जिसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूमना। अब हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को केवल एक ही बंदा घुमा सकता है, एक ही पार्टिकल से घुमा सकता है, जिससे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जो बल आघूर्ण होता है वो क्या करता है, किसी पार्टिकल को घुमाने का प्रयास करता है, और वहां पे हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उस पर बल लगेगा और वो क्या करेगा, वो घूमने का प्रयास करेगा। जैसे मान लेते हैं ये अपना द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से अब करेगा क्या, ये इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव है, ये निकाय बना है हमारा, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाने का केवल एक ही काम कर सकते हैं, इस पर कोई बल लगाएं, और वह बल कहां पे मिलेगा, हमें आघूर्ण में मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। तो अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे अपने पास एक निकाय है -q और +q। आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l, अर्थात इस द्विध्रुव का जो दूरी होता है वो क्या होता है, 2l होता है। अब हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोगों को पता होता है कि जो द्विध्रुव होता है इसे हम लोगों को क्या करना है, घुमाना है। अगर ये घूमेगा तो होगा क्या, यहाँ पे एक बल कार्य करेगा, और आवेश के लिए बल कौन सा होता है, वैद्युत बल। अब हम लोग करते क्या है, ये जो अपना माइनस आवेश है, ठीक है ना, माइनस आवेश, अब करेंगे क्या, अगर ये देखें तो ये क्या करेगा, जब घूमेगा तभी तो ये क्या करेगा, इस पर टॉर्क काम करेगा, अर्थात आघूर्ण काम करेगा। तो हम लोग देखते क्या है, इसे घुमाने के लिए एक पार्टिकल आपका क्या करेगा, ऊपर की तरफ बल लगाएगा, और एक पार्टिकल नीचे की तरफ, जैसे कि एक इसको नीचे पुश करे और एक इसको ऊपर की तरफ धक्का दे, तभी तो ये क्या करेगा, तभी तो ये कण घूमने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे एक दूसरे को ये क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को पता है ये जो माइनस होता है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये रहा वैद्युत क्षेत्र का, ये एरो बताता है ये क्या है, एरो जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी तरफ है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखें तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है जो माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत बल काम करेगा वो किसके विपरीत काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर है और ये अपना क्या करेगा, इस माइनस के कारण जो उस पर बल लगेगा वो कहां लगेगा, इसके विपरीत, अर्थात ये माइनस वाला बल लगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, F बराबर, यहाँ पे क्या होता है Q इंटू E। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E। ये तो रहा माइनस के लिए। अगला हम लोग क्या देखेंगे, जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल कार्य करता है वो जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होता है। तो इसे जब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। तो
ए भी क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो अब एक चीज देखो, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। अब ये बताओ ये क्या कर रहा है, ये द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा, अर्थात एक इसका नीचे की तरफ बल लग रहा है, एक ऊपर की तरफ बल लग रहा है। अगर ये जैसे ही घूमना प्रारंभ करेगा तो उसके ऊपर तुरंत ही एक आघूर्ण काम करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों को पता है जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, टाउ। तो यहाँ पे इसके नीचे भी क्या काम करेगा, एक टाउ नीचे काम करेगा, एक टाउ ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे टाउ बराबर देखिए बल गुणे क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल, ठीक है ना, अर्थात इस माइनस क्यू के लिए हम लोग मान लेते हैं दूरी क्या है, एल है। इस प्लस क्यू के लिए दूरी क्या मान लेते हैं, एल है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, टाउ, इसके लिए भी फिर से एफ इंटू कितना, एल। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जो एफ होता है, एफ का मतलब है वैद्युत बल। हम लोग वैद्युत बल जानते हैं कितना होता है, क्यू इंटू ई। तो ये क्यू इंटू ई हो गया, ये भी क्या हो गया, क्यू इंटू ई। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू इंटू ई। अब हम लोग करते क्या है, इसको ऐड करेंगे तो देखते क्या है, निकलेगा क्या हम लोगों को मिलेगा, 2QL इंटू ई। क्या देख रहे हैं, 2QL इंटू ई। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आवेश है, दो आवेश नहीं बता रहा है, ठीक है ना। ये जो 2Q है अर्थात ये दो आवेश के बारे में नहीं बता रहा है। ये जो 2 है वो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखे, Q इंटू 2L। यहां देखें Q इंटू 2L, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटू ई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस आवेश को जो घुमाने का काम कर रहा है वो इस 2L के कारण घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो द्विध्रुव हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, ये Q इंटू 2L है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को आगे क्या नाम देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे टाउ बराबर हम लोग जानते क्या होता है, F इंटू क्या होता है, F इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें F इंटू एल, ठीक है ना, तो Q इंटू E ये बल का काम कर रहा है कुछ इस तरह से। फिर से एक बार ध्यान से देखें, Q इंटू E ये हमारा बल हुआ, इंटू 2L अर्थात टोटल जो हमारा यहाँ पे दूरी है वो कितनी है, 2L है। और यहाँ पे हमारा जो आघूर्ण है वो क्या है, टाउ। तो यहाँ देखिए F इंटू हमें L दिखाई दे रहा है ना। अच्छा L के स्थान पे कितना है, L के स्थान पे L ना होकर के वो कितना दूरी दिखाई दे रहा है, 2L। इसीलिए हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो आघूर्ण होता है ये 2L होता है, किसके कारण बनता है, ये आवेश के कारण। ये वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला मिलेगा हमें वो क्या मिलने वाला है, इसमें Q इंटू 2L ही हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला मिलता है, अर्थात फार्मूला प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो वैद्युत क्षेत्र जो पहले से बना बनाया मिला था, ठीक है ना। और ये हमारा बना बनाया, हम लोगों ने इसको देखा यहाँ पे कि किस तरह से Q इंटू यहाँ पे 2L मिला, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल करके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इसी का डिफिनेशन बोर्ड के पेपर में आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोगों ने बस केवल यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को समझा कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। हम लोग परिभाषा लिखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अर्थात घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो ये जो घूमेगा तो यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करेगा, और वो हम लोगों ने अभी देखा किस तरह से यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य करता है। इसके लिए हम लोग आगे चल करके व्यंजक भी निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, हम लोगों को पता है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों की निकाय से मिलकर के बनता है। परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात एक प्लस होता है तो उतने ही रेशियो का क्या होता है, एक माइनस आवेश होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण में उसमें से उपस्थित किसी एक
आवेश का परिमाण तथा उनमें तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले फार्मूले में देखा कि टॉर्क किस तरह से मिला हमें, अर्थात आघूर्ण किस तरह से मिला। उस आघूर्ण में हमें Q इंटू 2L क्या मिला था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, Q इंटू 2L, ठीक है ना। आगे चल करके देखते हैं, हम लोग इसको P से रिप्रेजेंट करते इसलिए बोलते हैं P बराबर Q इंटू 2L। देखो ये जो अपना आवेश है, ये आवेश ना तो माइनस दिख रहा है ना तो प्लस, कहने का मतलब ये दो आवेश भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कुल कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। यहाँ पे कितना आवेश है, एक आवेश है, ना तो प्लस में दिखाई दे रहा है ना तो माइनस में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश का परिमाण तथा उन्हीं आवेशों के बीच की दूरी हम लोग 12 लेते हैं। उन्हीं आवेशों के बीच की दूरी जो 12 होती है और इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वही जाकर के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा, अर्थात इनका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो परिभाषा क्या निकल करके आएगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, P से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर डिफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसमें उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास माइनस Q है, ये अपने पास क्या है, प्लस Q। इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ये द्विध्रुव है, ठीक है ना। इस द्विध्रुव आघूर्ण में से किसी एक आवेश का परिमाण चाहे जो भी ले लीजिए, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। क्या है, 12। इनके बीच की दूरी के जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फार्मूला क्या देख सकते हैं, फार्मूला हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। अब चलो क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है।
ठीक है ना। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि में इसे बोलेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी दिशा भी पता करना होगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋण आवेश से किसकी तरफ, धन आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि धन आवेश से ऋण आवेश, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश। तो कहने का मतलब ये, इन दोनों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा होती है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दिशा याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे चल कर इसी द्विध्रुव आघूर्ण से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की विधियों को पढ़ेंगे, अर्थात कैसे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ खत्म हो गया, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि यही जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण है, यही किस तरह से वैद्युत क्षेत्र को प्राप्त करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे करता है, और ये किन किन विधियों से क्या किस किस तरह से वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये अपने पास क्या है, द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, -q से +q, ठीक है। ये इसके बीच की दूरी हो गई 2l, ठीक है। चलिए, होता क्या है, आगे हम लोग क्या डेरिवेशन करने वाले हैं, जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे वो इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछेगा, और वो तरह तरह से पूछेगा, ठीक है ना। देखो, एक तो ये हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें तब मिले जब कोई बिंदु क्या हो जाए, इस द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पे स्थित हो, ठीक है ना। कहां पर स्थित हो, इसके अक्ष पे स्थित हो। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट अपने पास क्या है, ये इस तरह से मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट ए है, ये इस द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष में है, ठीक है ना, अर्थात उसी के अक्ष पे है, ठीक है। यह हो सकता है ये अक्ष पे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछ ले, ठीक है ना। या अक्ष पे पूछने के बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। यहाँ अर्थात कहने का मतलब ये है, ये पूछ सकता है इसके अक्ष यानी द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, और दूसरा हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके लंबवत कितना होता है, हमें जो प्राप्त होगा यानी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा जो द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत घटक में कितना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, ये पूछ सकता है। अन्यथा आपसे ये पूछेगा, ना वो लंबवत में हो और ना ही वो इसके अक्ष पे हो, वो किसी भी बिंदु पर हो, अर्थात यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इसके बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा। तो देखें, तो यहाँ पे हम लोगों को तीन प्रकार से समझ में आ रहा है कि तीन प्रकार से हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। एक तो इसके अक्ष पर, एक इसके लंबवत, और एक कहां निकालेंगे, एक निकाल लेंगे हम लोग इसके किसी भी बिंदु पर, अर्थात
द्विध्रुव आघूर्ण के ना तो लंबवत होगा और ना ही वो उसके क्या होगा अक्ष के समांतर होगा, तो उसके अक्ष पर होगा, वो किसी भी बिंदु पे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हम लोग कितने प्रकार से देखते हैं, 3 प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग देखते हैं इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से हम लोग देखें। अभी हम लोगों ने बात किया एक बार क्या, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, दूसरा हम लोग क्या बात कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में, एक हो सकता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। अब हम लोग 3 प्रकार का डेरिवेशन करेंगे। एक तो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, एक होगा निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, निरक्षीय का मतलब क्या होता है कि जब द्विध्रुव आघूर्ण जो हो वो क्या हो, उसके लंबवत हो, अर्थात कहने का मतलब है जो हम लोग अगर मान लेते हैं अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण है तब इसका जो लंबवत घटक होगा वो क्या कहलाएगा, वो इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। और ये अच्छी स्थिति इसके अक्ष में, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उसके लंबवत घटक में, और किसी भी बिंदु का मतलब होता है कि उसके किसी अर्थात ना तो लंबवत हो ना तो उसके अक्ष पे हो, वो क्या हो, किसी भी बिंदु पर हो, बाकी इन दोनों बिंदु पे ना हो। तो कहने का मतलब है हम लोगों को 3 डेरिवेशन करने हैं, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर किसके कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं इन डेरिवेशनों के बारे में, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु, ठीक है।